नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है। आज के इस वीडियो में हम लोग संवाद करेंगे एक बहुत ही गहन विषय के ऊपर, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस। आप किसकी तरफ हो, मेडिकल साइंस की तरफ या मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ? हम में से बहुत बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम लोग मेडिकल साइंस की तरफ है, मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चूँकि एक अनुभव की कमी है और दूसरा नॉलेज की भी कमी है, सभी मेडिकल साइंस को साइड रख के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो या मेडिकल इंडस्ट्री हो, उसके पीछे भाग रहे हैं। वो कैसे? इसी के ऊपर हम लोग आज ये बात करेंगे कि मेडिकल साइंस और मेडिकल प्रैक्टिसेस और मेडिकल इंडस्ट्री ये दोनों कैसे अलग हैं। हमें मेडिकल इंडस्ट्री क्या बता रही है आज के रेट में और मेडिकल साइंस क्या बता रहा है हमें आज के रेट में, ये जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से अलग है। मैं अपना ये संवाद इसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने 3 महीने में 10 किलो वज़न अपना घटाया है। खाने को लेके ये जो ऑब्सेशन है हमारा कि हमें खाना चाहिए 6 टाइम्स अ डे और 5 टाइम्स अ डे, ये ऑब्सेशन हमें इधर उधर से नहीं, बल्कि ये हमारा ये मेंटल ऑब्सेशन है। ये मेंटल ऑब्सेशन कैसे है, उसके पीछे 2 थ्योरी है। एक थ्योरी तो ये है कि ये जो क्रेविंग है खाने के लिए, ये क्रेविंग खाने के लिए इसलिए है क्योंकि हम सभी लोग एक्चुअली में शुगर जंकीज़ है। शुगर जंकीज़ आप समझते हो? शुगर जंकीज़ बोले तो आपको शुगर खाने की आदत सी हो गई है। कार्बोहाइड्रेट नथिंग बट शुगर, सिंपली शुगर। तो शुगर खाने की आदत से हो गई है। ये आदत ऐसी है कि जब तक आप खाते नहीं हो, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड डोपामाइन। ये डोपामाइन सेक्रेट नहीं होता है और जब तक डोपामाइन सेक्रेट नहीं होता है, इट डज नॉट टेल योर बॉडी, ये आपके बॉडी को बताता नहीं है कि यू आर सेटिस्फाइड नाउ। ये हंगर कुछ इसी तरह का है। ये हंगर, ये क्रेविंग कुछ इसी तरह का है। सो बेसिकली हम लोग सभी कोई एडिक्टेड हो गए हैं इस चीज़ को लेके कि हमें शुगर खाना है, कि हमें भूख लग रही है, हमें चक्कर आ रहा है, हमें क्रैम्प्स आ रहे हैं, बेहोश हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी किसी चेन स्मोकर या सिंपली स्मोकर के पास जाओ और जो कि हर 3-4 घंटे में एक बार स्मोक करता है, आप उससे पूछो कि अरे ये 4 घंटे के बाद तेरे को सिगरेट नहीं मिला तो तेरे को क्या होगा, तो वो आपको बताने लगेगा। क्या बताएगा पता है? वो बताएगा कि अरे मेरे को चक्कर आने लगता, या फिर मुझे क्रेविंग फील होता कि नहीं मुझे जाना ही जाना है। एक माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, इट विल ऑलवेज रन कि अरे यू हैव टू स्मोक, यू हैव टू स्मोक, यू हैव टू स्मोक, यू नो, यू आर गोइंग आउट, यू हैव टू स्मोक, राइट। तो ये जो क्रेविंग है, जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन शुगर का भी होता है। आपने सुना होगा चाय का भी होता है, आपने सुना होगा कॉफ़ी का भी होता है। तो एडिक्शन की वजह से ही वो क्रेविंग पैदा होती है, जिससे कि हम लोग बार बार खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे हमको लगता है कि हमें भूख लग रही है, हमें चक्कर आ रहा है, वगैरह वगैरह। और सिंपल रीज़न लोग क्या देते हैं कि शुगर लेवल कम हो रहा है, मेरे शरीर में शुगर लेवल कम हो रहा है इसीलिए। चलिए उसके बारे में बाद बात करेंगे। लेकिन ये जो दूसरा थ्योरी है क्यों हम लोग खाते हैं, ये दूसरा थ्योरी पावलोवियन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्सेस बोले तो जो कि आपको टाइम, जो जिसका कि एक टाइम बाउंड रिएक्शन होता है, इट चेंज यू अप, ये आपको बांधता है एक टाइम बाउंड रिएक्शन के लिए। इट इज कॉल्ड पावलोवियन रिफ्लेक्सेस। ये टाइम बाउंड है। तो टाइम बाउंड रिएक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं और आपने खाना नहीं खाया है। ऑटोमेटिकली आपके बैक ऑफ द माइंड क्या रन होगा? अरे 2 बज गया है, खाना खाना है। अरे 2:30 बज गया है, खाना खाना है। अरे 3 बज गया है, खाना अभी तक नहीं खाया। नाउ यू आर गेटिंग मी? तो ये जो प्रेडिक्टेड रिएक्शंस है, एकदम नेचुरल है और प्रेडिक्टेड रिएक्शन है कि आपको भूख लगे ना लगे उससे मतलब नहीं है। ये एक पावलोवियन रिफ्लेक्सेस है जिसकी वजह से आप जो है एक टाइम बाउंड चेन के साथ बंधे हुए हो कि आपको खाना खाना है 2 बजे, आपका लंच टाइम है ये।
ये आपका ब्रेकफास्ट टाइम है, इसलिए आपको खाना खाना है। आपको भूख लगी है, नहीं लगी है, उससे कोई मतलब नहीं। बॉडी इज नॉट टेलिंग यू दैट आई नीड फूड, इट इज़ योर माइंड विच इज इंटरवेनिंग एंड टेलिंग यू दैट यू नीड फूड। यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो माइंड है वो इंटरफेयर करके बार बार बोल रहा है कि आपको खाना खाना है। क्यों? क्योंकि ये टाइम हो रहा है, 9 बज रहे, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ अभी तक, 2 बज रहे, लंच नहीं हुआ अभी। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये 2 थ्योरी है जो आपको फोर्स करती है खाना खाने के लिए। आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आप जंकीज हो, हम सभी एक्चुअली जंकीज हैं, हम लोग एडिक्टेड हैं खाने के लिए। शुगर एडिक्टेड हम लोग बोल सकते हैं इसको, शुगर का एडिक्शन है हम लोगों का। 25 लाख साल तक का जो इतिहास है, उस 25 लाख सालों में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ है हमारे बॉडी का, जो जेनेटिक बिहेवियर, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर बना है, जो जेनेटिक मटेरियल इवोल्यूशन के थ्रू बना है, अब हम लोग उसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से सोचो, 25 लाख साल ना, इस 25 लाख सालों में जब स्टोन एज में था इंसान, जब मानव जाति स्टोन एज में था, क्या करता था? एग्रीकल्चर करता था? नहीं ना। वो प्रोसेस्ड फूड खाता था? नहीं ना। बड़ा खाता था, इडली खाता था, सांभर खाता था? नहीं, ये सब नहीं थे उसके पास। तो खाता क्या था? इन स्टोन एज ऑल्सो, इन स्टोन एज जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल्स, किसी भी अदर एनिमल की तरह ये भी मार के खाता था। किसको? कभी डियर को मारा, कभी कुत्ते को मारा, कभी हिरन को मारा, कभी कुछ मारा, हाथी मारा, घोड़ा मारा, मार के खाया, है कि नहीं? तो ये स्टोन एज यानी कि 25 लाख साल का इतिहास है हमारा कि हम लोग मार के खाते थे। लेकिन क्या हम लोग हर दिन मारते थे और हर दिन खाते थे? क्या हर 3 घंटे में, हर 5 घंटे में खाते थे? हर 5 घंटे में जाके हमने एक हिरन मारा और खा लिया, ऐसा होता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता था। क्या होता था कि आपने आज मारा, नसीब अच्छा है, आपको एक हाथी मिल गया, एक घोड़ा मिल गया, या कुछ भी मिल गया, आपने मार लिया और आपने खा लिया। उसके बाद यू नेवर नो कि नेक्स्ट मील कब आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट किल आपका कब होने वाला है। हो सकता है कि कल हो सकता है परसों हो सकता है उसके बाद हो सकता है 10 दिन लग जाए उसको होने के लिए, है ना। तो आप उस एज की, यानी कि 25 लाख साल, यानी कि 25 लाख सालों का मानव इतिहास आप देखो। 25 लाख सालों में जो हमारा जेनेटिक बिहेवियर रहा है वो कुछ इस तरह का रहा है। जब हम लोग मारते थे, यानी कि किल करते थे और खाते थे, ये हमारा जेनेटिक डाइटरी जो डाइट का जो हमारा डाइट हुआ करता था 25 लाख साल का। अंतिम के 12,000 साल पहले, यानी कि अभी से 12,000 साल पहले हम लोगों ने, हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ, हम लोगों ने सीख लिया, एग्रीकल्चरल इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरी हुई, एंड यही एग्रीकल्चरल डिस्कवरी जो हमारा था, जो हम लोग जब इंटेलिजेंट हुए, हम लोगों ने ग्रो करना सीख लिया, अनाज ग्रो करना, ग्रेन्स ग्रो करना सीख लिया। और क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा था और क्या बोलते हैं उसको, खाने के लिए प्रॉब्लम्स था, तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो है थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ और हम लोगों ने एग्रीकल्चर, होल ग्रेन फूड ग्रो करना स्टार्ट किया। ये भी नेचर के तरफ से प्रोवाइडेड फूड था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं था, हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। और 12,000 साल से हम लोगों ने अपना डाइट चेंज कर दिया। पहले खाते थे 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन में एक बार खाते थे, हो गया। उसके बाद फिर 12,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर का जब डिस्कवरी हुआ तो हम लोग हर दिन खाना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड कॉन्शियस। ठीक 200 साल पहले हमने अपने डाइट को फिर से चेंज किया। कैसे चेंज किया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने हमारे डाइट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब जो फूड, यानी कि जो होल ग्रेन फूड जो हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ से हमको मिलता था और हम लोग खाते थे, उस फूड को चेंज कर दिया गया प्रोसेस्ड फूड में, मशीनों के द्वारा प्रोसेस्ड फूड में चेंज कर दिया गया। वेजिटेबल सीड ऑयल आप देख लो, या प्रोसेस्ड बटर देख लो, या कुछ
भी देख लो, जो आपको आजू बाजू आपको जो भी दिखता है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ फूड जो आप देख रहे हो मार्केट में, ये सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड है। ये जो 200 साल पहले हमने अपने डाइट को चेंज किया, अभी आप एक छोटा सा कंपैरिजन कर लो, ये 200 साल और ये 25 लाख साल, तो 25 लाख साल और ये 200 साल या 12,000 साल, यदि आप कंपेयर करोगे तो क्या आपको लगता है कि इन 200 साल में या इस 12,000 साल में हमने अपने जेनेटिक बिहेवियर को चेंज कर लिया? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जो 25 लाख साल में हमारे जेनेटिक बिहेवियर का जो इवोल्यूशन हुआ है वो 200 साल में नहीं बदल सकता। इसको बदलने के लिए और 25 लाख साल चाहिए, या नहीं तो कम से कम लाख 2 लाख साल चाहिए, है ना। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो हमारा ये जो 200 साल पहले जो हमने अपने डाइटरी बिहेवियर को चेंज किया, इस 25 लाख के जेनेटिक इवोल्यूशन को ये क्षति पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इट विल हर्ट दैट जेनेटिक इवोल्यूशन व्हाट वी हैड इन लास्ट 2.5 मिलियन ईयर्स। समझ में आ गया कि 25 लाख साल और 200 साल बहुत बड़ा कंपैरिजन है। हम लोग अपने डाइट को चेंज कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां फेस करनी पड़ रही है। अब हम लोग उसके बायोकेमिस्ट्री को समझते हैं, थोड़ा इसके फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फास्टिंग हमारे लिए बेनिफिट क्रिएट करेगा। ओके, तो लेट्स से हम लोग 12 घंटे हमने फास्ट किया, 12 घंटे हमने फास्ट किया। जनरल नोशंस क्या है, मतलब आप जनरली देखोगे, लोगों से पूछोगे, अरे 12 घंटे चलो किसी ने नहीं खाया, तो एक जनरल नोशन बनता है कि अरे मेरा धीरे धीरे शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। लोगों से आप पूछोगे, बताएगा कि भाई शुगर लेवल डाउन होगा क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हो तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। लेट मी टेल यू, इट डजंट हैपन दैट वे। ये शुगर लेवल डाउन नहीं करता है। इवन इफ यदि आप 12 घंटे खाना नहीं खाते हो, कुछ भी अपने शरीर में नहीं डालते हो भोजन के तौर पे, तो ये आपको शुगर लेवल को डाउन नहीं करता है। क्या करता है बॉडी आखिरकार ये 12 घंटों में करता क्या है, कैसे इसको एनर्जी मिलती है जब आप भोजन नहीं करते हो? तो उस दौरान बॉडी क्या करता है, जो आपके सेपरेट एक अकाउंट यानी कि लीवर में, ये 12 घंटे आपका शरीर जो है ग्लाइकोजन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? लिवर में पाया जाता है। ये ग्लाइकोजन है क्या? तो ग्लाइकोजन बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, ये इट्स अ बंच ऑफ ग्लूकोज। बंच बोले तो एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें कि आपने ग्लूकोज भर के रखा हुआ है, ठीक है। ये इमीडिएट यूज अप के लिए है। क्या करता है, इस 12 घंटे जब फास्ट आप करते हो तो इस 12 घंटे में सबसे पहले बॉडी आपका इस करंट अकाउंट वाले जितने भी ग्लूकोज है जहाँ पर लिवर में आपके स्टोर्ड है, पहले उस 12 घंटे में उसको वो यूज़ कर लेता है। पहले 12 घंटे में वो एनर्जी यूज़ हो जाती है, वो ग्लूकोज यूज़ हो जाती है, ठीक है। ये 12 घंटे का हिसाब किताब है। अब ग्लूकोज आपका यूज्ड अप हो गया जो आपके करंट अकाउंट में है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके शरीर को जितना शुगर की ज़रूरत है, जितना भी शुगर की ज़रूरत है, ये उस लिवर से लेके ग्लाइकोजन से लेके ये सप्लाई करते बैठेगा। अब 12 घंटे के बाद भी यदि अपने ब्लड शुगर को आप नापोगे तो आपको एज इज दिखेगा, जितना था पहले उतना ही अभी भी दिखेगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। तो इसी 12 घंटे के दौरान जो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आता है? मार्क माई वर्ड, प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन का क्या? विटामिन हमारे पास महीने भर का विटामिन हमारे शरीर में भरा हुआ रहता है, हमको विटामिन की भी ज़रूरत नहीं होती है। व्हाट अबाउट एनर्जी? लेट मी टेल यू, जितना मेरा अभी शरीर है, इस शरीर के हिसाब से आप देखोगे तो जितना फैट है मेरा, ये फैट कम से कम 30 दिन के लिए काफ़ी है। इतना मोर देन 50,000 कैलोरीज अभी मेरे शरीर में जमा होगा एज अ फैट। ये आप समझ लो, फैट इज़ नथिंग बट एन एनर्जी स्टोरेज यूनिट, जिसमें कि एनर्जी स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये फैट हमारे पास इतना ज़्यादा है अभी, तो ना तो आपको फैट की ज़रूरत है, ना विटामिन की ज़रूरत है, ना प्रोटीन की ज़रूरत है, ये सारा का सारा आपके बॉडी में ऑलरेडी है। जहाँ तक बात है ग्लूकोज की, तो वो ग्लाइकोजन से आ रहा है, उसको
वो भी यूज़ड अप हो गया 12 घंटे में। तो 12 घंटे में आपको ये सब चीज़ हो गया। 12 घंटे के बाद क्या? 12 घंटे के बाद देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कंडीशन क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये स्टार्ट होता है आपको 12 घंटे के बाद, जब आपका जो करंट अकाउंट यानी कि जो इमीडिएट अकाउंट में जो आपने लिवर में रखा था, ग्लूकोज रखा था, बॉडी रखता है स्टोर करके, वो तो ख़त्म हो गया। अब उसको ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो ग्लूकोज इसी कंडीशन को जब नया ग्लूकोज आपका शरीर बनाना स्टार्ट करता है, उसी कंडीशन को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। इस कंडीशन में अभी ग्लूकोज कहाँ से आएगा? क्योंकि फूड तो आप खा नहीं रहे हो, 12 घंटे के बाद भी आप फूड नहीं खा रहे हो, आप फास्टिंग में हो। तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज किधर से आता है? ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ग्लूकोज आया तो आया किधर से? तो हमारे शरीर में इतना प्रोटीन ऑलरेडी है, हमारा शरीर खुद से भी प्रोटीन बनाता है। हमारे कितने सारे जीन्स ऐसे हैं जो खुद से भी प्रोटीन बनाते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनते रहता है वो टर्नओवर होते रहता है। कहने का मतलब वो बदलते रहता है। प्रोटीन किसी न किसी चीज़ में बदलते रहता है। तो आप ध्यान दो, इस प्रोसेस में, इस कंडीशन में जो शरीर के पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये नया ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करते हैं। समझे? ये जो प्रोटीन है जो हमारे शरीर में स्टोर्ड है, ये नया ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करते हैं आफ्टर 12 आवर्स व्हेन, जब हमारा करंट अकाउंट, जो हमारा लिवर में जो हमारे जो ग्लाइकोजन था, यानी कि जो ग्लूकोज था, वो जो ख़त्म हो गया, जब हमारे पास रहा नहीं, जब बॉडी को और भी ग्लूकोज की ज़रूरत है शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में, तो क्या होगा कि इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रोटीन, converting protein, turning over protein into glucose. That process is called gluconeogenesis. ये जो gluconeogenesis का कंडीशन है, ये आफ्टर 12 आवर्स आता है। ठीक है, तो 12 घंटे के बाद ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया और फिर अभी हमारे शरीर में प्रोटीन ही जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर दिया। 12 से 18 घंटे या 18 घंटे होते होते एक और प्रोसेस हमारे शरीर में स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कीटोसिस। अब ये कीटोसिस क्या है? इस प्रोसेस के तहत अब हमारे शरीर में कीटोन्स का जन्म होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये कीटोन क्या है और ये कीटोसिस क्या है। ये जो कंडीशन है, जब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का कंडीशन आया शरीर में, जब आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए शरीर जो है प्रोटीन को टर्नओवर कर रहा है ग्लूकोज में 12 से 18 घंटे की ड्यूरेशन में। बट 18 घंटे की ड्यूरेशन के बाद एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस चल रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा है, साथ ही साथ एक नया प्रोसेस भी स्टार्ट होता है आपके शरीर में, दैट इज कॉल्ड कीटोसिस। ये कीटोसिस क्या है? कीटोसिस में क्या होता है कि कीटोन्स का जन्म होता है। ये प्रोसेस, ये कंडीशन के इस प्रोसेस में जो कीटोन्स का जो जन्म होता है, ये कीटोन्स आपको जानकर हैरानी होगी। इट्स अ डिस्कवरी 2010-11 अराउंड, बहुत बड़ा डिस्कवरी था एक्चुअली। कीटोन्स और ग्लूकोज, आपको जान के ये हैरानी होगी कि अब तक हम लोगों को जो बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि भाई ग्लूकोज जो है, हमारा शरीर केवल एनर्जी के नाम पे केवल ग्लूकोज को ही यूज़ कर सकता है, हमारा ब्रेन सेल्स भी ग्लूकोज को ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया डिस्कवरी था 2010 के अराउंड कीटोन्स का, ये कीटोन्स जो कि फास्टिंग के दौरान 18 घंटे के बाद के प्रोसेस, यानी कीटोसिस के प्रोसेस में जब ये कीटोन्स का जन्म होता है, ये कीटोन्स भी हमारा बॉडी यूटिलाइज कर सकता है। हमारा बॉडी इसके थ्रू भी एनर्जी पैदा कर सकता है, हमारे सेल्स को एनर्जी दे सकता है। जैसे ग्लूकोज दे सकता है, वैसे कीटोन्स भी दे सकता है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि हमारे ब्रेन सेल्स भी कीटोन्स को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, कीटोन्स को कंज्यूम कर सकते हैं। सो
अभी ये कीटोसिस का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये जो जो कंडीशन है कीटोसिस का, ये क्यों स्टार्ट होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि भाई ग्लूकोज हो या कीटोन्स हो, कीटोन्स भी हमारे शरीर जो है, हमारा बॉडी जो यूटिलाइज कर सकता है, और ग्लूकोज को भी यूटिलाइज कर सकता है। ग्लूकोज का ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, साथ ही 18 घंटे के बाद ये कीटोसिस का भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये प्रोसेस स्टार्ट क्यों हुआ, इसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हमारा बॉडी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब हमारा बॉडी ये सेंस करने लगता है कि हमारे बॉडी को खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी को जब खाना नहीं मिल रहा है तो एक संवाद यानी कि एक कम्युनिकेशन जाता है हमारे हर सेल्स को कि भाई खाना नहीं मिल रहा है। तो उस जगह पे हमारे जो फैट्स हैं, शरीर में जो फैट्स है, जगह जगह पे आपको फैट्स दिखते हैं, राइट। ये जो फैट है, ये फैट आके बोलता है कि भाई ठीक है, खाना तो नहीं मिल रहा है, चलो हमको यूज़ कर लो, है ना। खाना नहीं मिल रहा है तो हमको यूज़ कर लो, क्योंकि हम भी तो तुम्हारे स्टोर्ड एनर्जी यूनिट्स ही हैं। फैट क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी यूनिट है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो फैट हैं, ये लिवर में जाके इनको ब्रेकआउट किया जाता है। ये फैट हमारे शरीर में कैसे ब्रेकआउट होता है, इसको तोड़ के इसमें से एनर्जी कैसे निकालते हैं, यानी कि बॉडी हमारा जो है ये फैट को तोड़ के डिकम्पोज करके ये कैसे निकालता है। इसको निकालने के लिए एक्चुअली देयर इज अ जीन कॉल्ड LPL, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। दैट्स अ जीन कॉल्ड LPL, जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म LPL है, और लाइपेज एंजाइम है। ये दोनों मिलके क्या करता है कि आपके फैटी एसिड को तोड़ता है, डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के बाद ये ट्राइग्लिसराइड बनाता है और फैटी एसिड बनाता है। फैटी एसिड जब ब्रोकन होता है, फैटी एसिड जब लिवर में पहुंचता है तो इसको लिवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन्स में। ठीक है, ये इसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर देता है, और यही कीटोन्स फिर आपके पूरे बॉडी में एज एन एनर्जी सोर्स ये चारों तरफ जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को कीटोसिस बोलते हैं। तो 18 घंटे के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मतलब 18 से 24 घंटे होने दो, यानी कि 6 से 8 घंटे और हो जाने दो, तो आपको उस ड्यूरेशन में एक 15% का जो आपका जो एनर्जी यूसेज है, जो एनर्जी यूज़ है, वो आपको इधर ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रहा है, ये प्रोसेस साथ साथ है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और साथ में ये कीटोसिस का ये प्रोसेस है। तो इस कीटोन जो कि कीटोन्स बना रहा है, और कीटोन्स जो है एक 15% के लेवल पे आ जाता है, यानी कि आपका जो एनर्जी का टोटल यूसेज मान लीजिए 100 कैलोरी का है, तो उसमें से एक 85% आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज मिल रहे हैं उसके थ्रू सेटिस्फाई होता है, और जो 15% का जो आपका एनर्जी यूसेज है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो कीटोन्स पूरा कर लेता है। अब इसको और आगे बढ़ाइए, 24 घंटे के बाद आप 36 घंटे तक जाओ, 38 घंटे तक जाओ, 45 घंटे तक जाओ। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपका जो ये कीटोन का जो प्रोसेस है वो और तेज होने लगता है। ये 15 यानी कि 36 घंटे तक में आपका ये फुल कैपेसिटी पे आ जाता है, यानी कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो छोटा होता चला जाता है, और कीटोसिस का प्रोसेस बड़ा होता चला जाता है, जिसमें कि कीटोन्स आपको 90% या 100%, ऑलमोस्ट 100%, 36 आवर्स के बाद ऑलमोस्ट 100% का आपका जो एनर्जी यूसेज है वो कीटोन्स के थ्रू मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ना अब आपको समझ में आ गया कि आपके एनर्जी को, जो एनर्जी आपको चाहिए, है ना, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये कीटोन्स उसको पूरा करता है। 36 आवर्स हो, 5 डेज़ का फास्टिंग हो, 8 डेज़ का फास्टिंग हो, वहाँ तक भी आप जा सकते हैं, और कीटोन्स विल स्टिल बी एबल टू सर्वाइव until the point your proteins are already there, which is getting converted into glycogen and all। ठीक है, तो ये जो कीटोन्स का लेवल है, ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है आपके शरीर में। आप देखना स्टार्ट करोगे कि एक 7 दिन 8 दिन के बाद धीरे धीरे ये कीटोन्स आपका टोटल एनर्जी यूसेज जो है उस कीटोन से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
इन सब बातों में मैं एक बात आपको कहना भूल गया कि अ, फैट कब अपने आप को इंटरवीन करता है? फैट तब इंटरवीन करता है जब आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप करता है। अब इंसुलिन लेवल ड्रॉप कब करता है? जब जब आप कुछ भी नहीं खाते हो, यू आर ऑन फास्टिंग मोड, यू आर ऑन फास्टिंग मोड, तब आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप करता है। जब तक ये ड्रॉप नहीं करेगा तब तक फैट इंटरवीन नहीं करेगा। अब ये बोलते हुए कि अब आपके पास ग्लूकोज नहीं है तो चलिए हमारे से एनर्जी ले लीजिए। तो फैट को इंटरवीन करने के लिए यू मस्ट फास्ट। आपको फास्टिंग जरूरी है। आप फास्टिंग नहीं करोगे, फैट विल नॉट कम इंटरवीन नहीं करेगा फैटी एसिड, और यही फैट आपको बेसिकली ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि और वही फैटी एसिड आपको कीटोन्स में कन्वर्ट होता है, जो कि आपको एनर्जी, आपका एनर्जी सप्लाई बनाए रखता है। सो इंसुलिन लेवल ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू दिस इंसुलिन, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब तक आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप नहीं करता है, जब तक आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप नहीं करता है, आप ओबेसिटी यानी कि मोटापा कम नहीं कर सकते हैं। इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, फैट विल नॉट नेवर इंटरवीन, फैट कभी इंटरवीन नहीं करेगा। ये बोलते हुए कि हमें यूज़ कर लो, तो हमें यूज़ कर लो वाला जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है जिसमें कि फैटी एसिड और फैट जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह बनते हैं, जिसमें फैट आपको इंटरवीन करता है एलपीएल के थ्रू। एलपीएल जिसको ट्रीट करता है कि भाई आओ फैट जो है उसके एनर्जी स्टोर को अनलॉक करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए कि आपको इंसुलिन आपका कम करना ही पड़ेगा। और इंसुलिन कम करने का कोई ड्रग नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई ड्रग अभी तक नहीं बना है जिसके थ्रू आप इंसुलिन लेवल को कम कर सकते। उसका केवल और केवल एकमात्र तरीका है कि आप खाना नहीं खाएं, आप फास्टिंग में रहें। अब जैसे ही फास्टिंग में रहते हो आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाता है, और जैसे ही आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप होता है, फैट विल इंटरवीन सेइंग कि भाई मुझे यूज़ कर लो। खाना तो मिल नहीं रहा है, बॉडी सेंस कर लिया पहले ही, खाना मिल नहीं रहा है, तो जो स्टोर्ड फैट है, जिसको स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं, वो आता है इंटरवीन करने के लिए और बोलता है कि भाई मुझे यूज़ कर लो। ठीक है। और जैसे जैसे आपका फैट बर्न हुआ, जैसे जैसे फैट बर्न हुआ, जैसे जैसे कीटोन यूज्ड अप हुए, कीटोन का लेवल अप होते चला गया, वैसे वैसे आपके फैट का बर्निंग भी प्रोसेस, फैट के बर्निंग का प्रोसेस भी बहुत तेज हो जाता है। और दैट इज हाउ यू लूज अ लॉट ऑफ वेट। वेट का लॉस होने का यही तरीका है, वेट के लॉस होने का यही तरीका है। अनलेस एंड अनटिल योर इंसुलिन लेवल ड्रॉप्स, जब तक कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके शरीर का यानी आपके बॉडी का बढ़ता नहीं है, आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपके फैट जो एनर्जी स्टोर्ड यूनिट है, ये कभी भी इंटरवीन करते हुए ये नहीं बोलेगा कि मुझे यूज़ कर लो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ग्लूकोज है। और एक 12 घंटे का इमरजेंसी अकाउंट भी है, जिसमें कि आप ग्लाइकोजन के थ्रू आप अपना ग्लूकोज स्टोर करके रखते हैं। तो फैट को बीच में आने के लिए पहले ग्लाइकोजन ख़त्म होना, यानी ग्लाइकोजन में जो रहा ग्लूकोज है उसको ख़त्म होना, उसके बाद जाके आपका बॉडी आपको एनर्जी के तौर पे फैटी एसिड या फैट को अनलॉक करने की कोशिश करेगी, एंड दैट टू ओनली व्हेन योर इंसुलिन लेवल इज ड्रॉप्ड। इंसुलिन इज द की, इंसुलिन एक की ड्राइवर है आपके फैट को अनलॉक करने के लिए। जब तक ये कम नहीं होगा, फैट अनलॉक नहीं होगा। फैट का जो स्टोर्ड यूनिट है, एनर्जी यूनिट है, वो अनलॉक नहीं होगा। ठीक है। तो अभी इंसुलिन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि ये इंसुलिन है क्या, क्योंकि जैसे मैं अभी कहा कि इंसुलिन जो है आपका एक की है अनलॉक करने के लिए। एक्चुअली इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। आपने सुना है डायबिटिक टाइप 1 डिजीज एंड टाइप 2 डिजीज, देयर आर टू काइंड ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स अराउंड, राइट। अभी आप ध्यान से सोचो इस बात को कि जो डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपको इंसुलिन डिफिशिएंट। और जो डायबिटिक पेशेंट 2 है वो क्या कहलाते हैं? वो आपको कहलाते हैं
इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट वर्सेस इंसुलिन डिफिशिएंट। टाइप 1 इंसुलिन डिफिशिएंट, टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंट। इस इंसुलिन रेजिस्टेंट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, इंसुलिन डिफिशिएंट के बारे में हम लोग थोड़ा कम बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देयर आर ओनली 3 to 5% ऑफ पीपल हु आर फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब ये टाइप 2 डायबिटीज, ये जो टाइप 1 वाला है वो तो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो बचपन में ही जिनको इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है उनको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। लेकिन 95+% ऑफ पीपल, जो भी लोग आप आजू बाजू देख रहे हो, उसको देखा वो डायबिटिक है, वो डायबिटिक है, वो जो भी आप देख रहे हो आजू बाजू, उसमें से 90 से 95% लोग जो आपको दिखते हैं वो टाइप 2 डायबिटिक है। टाइप 2 डायबिटिक में क्या है सीन? टाइप 2 डायबिटिक में दे आर कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट। इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब क्या हुआ। इंसुलिन रेजिस्टेंट बोले तो जब मान लीजिए ये इतना आपने खाना खाया, ठीक है, और आपका शरीर जो है इतना इंसुलिन पैदा कर रहा है, ओके। मान लीजिए आपने थोड़ा खाना ज़्यादा खाया और इंसुलिन जो है थोड़ा आपके शरीर में पैदा हुआ है, अच्छी मात्रा में पैदा हुआ है, लेकिन चूँकि आपने खाना ज़्यादा खाया है, चूँकि आपको खाना ज़्यादा मिला है आपके बॉडी को, और जो जिस मात्रा में इंसुलिन को पैदा होना चाहिए था है अच्छे खासे मात्रा में पैदा हुआ है, लेकिन चूँकि ज़्यादा खाना आपने खा लिया और वो उस लेवल को मीट नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट। कहने का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा, आपके शरीर में इंसुलिन बहुत बन रहा, आपके इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा, लेकिन ये उतना नहीं बन पा रहा जितना आप ठूस रहे हैं, जितना आप खा रहे हैं, जितना आप खाते जा रहे हैं। तो ये इसी को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंट। यानी इंसुलिन बन रहा है शरीर में, अच्छी मात्रा में बन रहा है, लेकिन ये उतना नहीं बन रहा है जितनी मात्रा में आपने शुगर का इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया, खाना खाया, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंट की जो हम लोगों ने बात की है, आखिरकार इंसुलिन करता क्या है और पैदा कैसे होता है? तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन पैदा करती है, ताकि ये इंसुलिन क्या करे, जो खाने से जो शुगर यानी ग्लूकोज मिला है, उस ग्लूकोज को ब्लड सेल के अंदर एनर्जी के तौर पे अंदर जाके उसको ठूस गया। ये इंसुलिन का काम है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपने इतना अमाउंट में शुगर लिया और इतने ही अमाउंट में आपका इंसुलिन पैदा हुआ है। अब चूँकि ज़्यादा अमाउंट में शुगर है, ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में शुगर आ गया है, लेकिन इंसुलिन चूँकि आपको कम है ना, मान लीजिए इतना है, अभी मान लीजिए इतना लेवल का जो इंसुलिन है आपका, इतने लेवल का जो शुगर है वो तो ख़त्म हो गया, इतना शुगर बच गया, एक्स्ट्रा शुगर मतलब इतना शुगर यूज्ड अप हो गया इंसुलिन के थ्रू, एनर्जी ब्लड सेल्स में ऐसे इस इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स ने घुसा दिया, ठीक है। इतना जो शुगर जो बच गया आपके शरीर में, वो क्या करेगा, आपके शरीर का जो शुगर का लेवल है वो बढ़ा देगा। इसीलिए लोग बोलते हैं डायबिटिक को, हाँ शुगर ज़्यादा है बोलते हैं। यही है, शुगर ज़्यादा कहने का मतलब ही यही है, ठीक है। तो अभी जो आप यदि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गए और यदि उसने आपके शुगर का लेवल देखा, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा शुगर बोल के वो क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालने के लिए ड्रग्स देगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ द डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई कम खाओ, ये नहीं बोलेगा कि कम खाओ या फिर कंट्रोल में खाओ या फिर एक दिन का फास्ट कर लो या फिर कुछ और, या फिर डाइट में चेंज करो, ये आपको नहीं बोलते हुए वो क्या करेगा, आपको ड्रग्स देगा, मेडिसिन देगा। क्या करने के लिए, जो एक्स्ट्रा शुगर आपके शरीर में जो बन के है, जिसको कि इंसुलिन पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो क्या करेगा, आपको ड्रग्स देगा, ताकि वो शुगर कहीं और तरीके से आपके शरीर से बाहर हो जाए। या नहीं, ये जो शुगर का जो लेवल, ये जो इंसुलिन का जो लेवल था, एक्स्ट्रा इंसुलिन का शॉट देगा ताकि वो भी इस लेवल तक पहुँच जाए।
ये जो इंसुलिन का जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर, मतलब इंसुलिन का शॉट देके इस लेवल तक पहुंचाएगा ताकि ये सारे के सारे जो शुगर है वो यूज्ड अप हो जाए आपके शरीर में, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट फैट्स, राइट? दैट इज हाउ यू क्रिएट फैट्स, एंड that's what actually, so the moment you increase the level of insulin, it starts increasing more and more fat in your body. यदि आपके शरीर में यदि कोई बूस्टर दे रहा है, इंसुलिन बूस्टर टाइप का आपके शरीर को पंप किया जा रहा है, तो यू विल नेवर लूज योर वेट, मार्क माई वर्ड, यू विल नेवर लूज योर वेट, यू विल ऑलवेज बी ऑन द गेनिंग स्प्री, ठीक है ना? कमिंग टू द पॉइंट, इंसुलिन और क्या करता है? इंसुलिन चूंकि आपके फैट को बढ़ाता है, अब इतने सारी बातों में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंसुलिन कैसे बढ़ाता है आपके फैट को, और चूंकि ये फैट को बढ़ाता है, आपके बॉडी मास को बढ़ाता है, बॉडी मास इंडेक्स को बढ़ाता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ये बढ़ा देता है। कैसे? जैसे ही आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा, तो जो आर्टरीज हैं, जहाँ आर्टरीज के बीच में जहाँ कहीं पर जो एक्स्ट्रा फैट्स जमा हो गए हैं, जिसके वजह से उनका जो आर्टरीज का जो रेडियस है वो छोटा हो जाता है। एक पाइप, जैसे आप पाइप समझ लो, आप पाइप के बीच में कभी कभी गंदा फंस जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है कि पानी कभी कभी रुक जाता है, राइट? सिमिलरली हमारे आर्टरीज में भी यदि फैट जमा होने लगेगा, आर्टरीज में, बॉडी के हर जगह पे, बहुत जगह पे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जमा होने लगता है, जिसके वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यानी कि आपको बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अभी चूँकि आपको फैट बढ़ा, तो फैट की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा, तो आपको इंसुलिन, इकलौता इंसुलिन की वजह से आपको क्या क्या हो रहा है? आपको डायबिटीज़ हो रहा है, आपको बीपी हो रहा है, आपको कार्डियोवास्कुलर का ये प्रॉब्लम हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अभी जैसे ही आपके आर्टरीज में, जगह जगह आर्टरीज में जब ब्लॉकेजेस आने लगेंगे, ब्लॉकेजेस की वजह से कभी कभी आपका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, राइट? तो जैसे ही ये ठीक से पंप नहीं कर पाता है, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग पेन आपको आने लगेगा। तो ये कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे तो भगवान ने हमें कई हज़ार आर्टरीज दी हैं इधर खोल देने के लिए। यदि 4 मेन आर्टरीज में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो दूसरे आर्टरीज भी खुल जाते हैं। लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ कोई अभी संवाद हमारे आर्टरीज के बीच में नहीं हो पाया है ना, जो कि हमारे जेनेटिक बिहेवियर के अगेंस्ट में था, तो उस केस में क्या होगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया। फिर वारिकोस का भी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। वारिकोस का प्रॉब्लम कैसे रिलेटेड है? तो आप समझो कि वारिकोस में क्या होता है कि जो यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बहुत तेज है ब्लड प्रेशर, ओके, तो क्या करता है कि कभी कभी वो वॉल्स को क्षति पहुंचाता है, वॉल्स को डैमेज करता है। और चूंकि वॉल्स डैमेज होते हैं, उसके वजह से वारिकोस का प्रॉब्लम आता है। थायराइड का प्रॉब्लम भी उसी का है, तो पीसीओडी का भी प्रॉब्लम उसी का है, हार्मोनल चेंजेस का भी प्रॉब्लम उसी का है। और चूँकि हमारा डाइट वगैरह ऐसा है आज के डेट का, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग एनिमल फूड खाते हैं, और वो भी बॉयलर चिकन वगैरह हम लोग खाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे भोजन में, हमारे डाइट्स में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने से कैंसर का भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो आपको ये जान के आश्चर्य लगेगा, लेकिन रिसर्च ने इस बात को प्रूव कर दिया है। प्लीज़, यदि आप कभी फास्टिंग में जाते हो या कभी भी आप ऐसा लग रहा है कि भूख लग रहा है, तो चलो प्रोटीन बार ले लिया, प्रोटीन शेक ले लिया, प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन आपके शरीर में ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण करेगा। और जो ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो ये बेसिकली मोटिवेट करता है आपके कैंसरस सेल्स को ग्रो करने के लिए, आपके ट्यूमर को ग्रो करने के लिए। इसीलिए बोला गया है यूजुअली रिसर्च पेपर्स, बेसिकली ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि लो प्रोटीन
लो प्रोटीन पे यदि आप रहते हो, कम प्रोटीन पे रहते हो, तो आपके कैंसर का जो चांसेस है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो और हम लोग बात करते हैं कि भाई ये फास्टिंग से और हमको क्या बेनिफिट्स है। सस्टेन्ड बेनिफिट्स में सबसे बेहतरीन बेनिफिट जो मैं आपको बात करने वाला हूँ फास्टिंग की वजह से क्या होता है कि जब आपके बॉडी में, जब आप 36 घंटे आप ऐसा क्या बोलते हैं उसको, 36 घंटे आपने ऐसा फास्ट कर लिया, 36 घंटे के बाद क्या होता है कि आपके सेल्स, जब आपका बॉडी जब और न्यूट्रिएंट्स मांग रहा होता है, तो क्या होता है कि आपके बहुत सारे सेल्स में जो इधर उधर पड़े हुए जो प्रोटीन्स हैं और जो इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल्स जो जैसे लाइसोसोम वगैरह वगैरह हुआ, इन सबको यूज़ अप करने के लिए ये सेल्स जो जो रिडंडेंट हो चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं, वो सेल्स क्या करते हैं फास्टिंग के स्टेज में, लाइसोसोम हुआ और आपको जो लाइन प्रोटीन है इधर उधर उस सेल के अंदर, वो उसको बाइंड करके बॉडी को दे देते हैं, भाई लो तुमको प्रोटीन की ज़रूरत है, ये लो प्रोटीन ले लो। तो इस क्रम में क्या होता है, इस क्रम में क्या होता है कि जब आप रीफीड करते हो अपने आप को, अभी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीफीडिंग के टाइम पे आपको क्या रिवार्ड मिलता है। आप ये जान के एकदम हैरान हो जाएंगे कि रीफीडिंग के टाइम पे जो सेल्स, जो डाइंग सेल्स हैं, जिन्होंने अपना लाइसोसोम और इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल्स को यूज़ कर लिया प्रोटीन बनाने के लिए, जो शरीर को दे दिया, उनमें क्या, वो सारे सेल्स क्या करते हैं, एक संवाद क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं बोन मैरो से। बोन मैरो क्या करता है कि भाई बोन मैरो से बोल देता है, पहले ही बोल देता है कि भाई जब भी तेरे को खाना मिले, न्यूट्रिशन मिले, विटामिन मिले, जो भी मिले, तो जब भी तू स्टेम सेल बनाए प्लीज़ सबसे पहले मेरे को आके दे देना, क्योंकि हमने अपना बहुत सारा जो प्रोटीन है और लाइसोसोम है, ये सबको यूज़ कर लिया है, तो तू स्टेम सेल बनाना तो हमको दे देना। वो ऑर्गन्स हैं, वो उनको बोन मैरो को पहले ही कम्युनिकेट करके रखते हैं। तो जैसे ही आप रीफीड करते हो अपने आप को, जैसे ही आप खाना देते हो, तो इसका रिवार्ड देखिए। इसका रिवार्ड क्या है कि ये आपको बोन मैरो से डायरेक्ट, बोन मैरो क्या करता है कि उस 36 घंटे के बाद एक्टिवेट होता है। जब आप रीफीड करते हो तो एक्टिवेट होता है और ये स्टेम सेल्स क्रिएट करता है। स्टेम सेल्स के बारे में यदि आपने सुना होगा तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि स्टेम सेल्स कॉस्टली, इट कॉस्ट वेरी मच। ये बहुत हाई पेड स्टेम सेल्स होते हैं। यदि आपको बाहर से कहीं से आपको खरीदना है स्टेम सेल्स, देन यूल हैव टू इन्वेस्ट करोड्स ऑफ रुपीज़, करोड़ों रुपए लग जाते हैं स्टेम सेल्स खरीदने के लिए। और फिर भी स्टेम सेल्स जो बाहर से आपको इंजेक्ट किया जाता है उससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क या बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है शरीर को। लेकिन ये जो नेचुरल वे में आपने जो स्टेम सेल्स बोन मैरो के थ्रू क्रिएट किया है फास्टिंग के दौरान, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको। आपके शरीर में किसी भी ऑर्गन का कोई भी डैमेज्ड सेल है या उसको रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है या उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या उसको रिजुवेनेट करने की ज़रूरत है, तो उसका संकेत पहले से ही बोन मैरो को मिलता है, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं वो पहले से ही कम्युनिकेट करके रखते हैं कि द मोमेंट यू गॉट योर फीड्स योर भोजन बैक अगेन, यू प्लीज़ क्रिएट योर स्टेम सेल्स एंड गिव इट टू मी। मुझे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत है उनके। इस प्रोसेस में तो आपने ये तो समझ में आ गया कि बोन मैरो गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट स्टार्ट्स जनरेटिंग स्टेम सेल्स। यूजुअली आप स्टेम सेल्स यदि खरीदने चाहोगे तो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे किसी भी ऑर्गन के डैमेज को रिपेयर करने के लिए। तो एक ये हो गया। एक तीसरा जो सस्टेन्ड बेनिफिट आता है जो फास्टिंग से, वो क्या है कि जो डीएनए रिपेयरमेंट होता है इससे। डीएनए रिपेयरमेंट क्यों होता है? क्योंकि जब आपका आप इसको ऐसे समझो कि
आपका जो डीएनए है, जो आपका जो जेनेटिक बिहेवियर है, जो जो जीन्स हैं, ओके, एक्चुअली ऑन अ यूजुअल डे सारे जीन्स आपके एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं, ठीक है। केवल कुछ ही जीन्स हैं जो एक्टिव रहते हैं। एक्चुअली लेस देन 1% ऑफ योर जीन्स विल ओनली बी एक्टिव इन अ रेगुलर डे। बट फास्टिंग के टाइम पे क्या होता है, फास्टिंग ये 3 दिन आप कर लो, 36 आवर्स तक का एक फास्टिंग आप कर लो, तो क्या होता है कि इट एक्टिवेट्स FOXO3 जीन्स। हाँ, ये FOXO3 जीन्स क्या है, ये FOXO3 जीन्स क्या करता है कि ये जो आपका डीएनए को अनलॉक करता है। बेसिकली डीएनए को अनलॉक करके जो सोए हुए जीन्स हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जो सोए हुए जीन्स हैं उनको वो जगाता है, वो एक्टिवेट करता है सबको। और इट इज़ अ वेरी एंटी-ऑक्सीडेंट जीन। तो ये क्या होता है, FOXO3 बेसिकली आपके डीएनए को रिपेयर करने का भी काम करता है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, ये समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले कि जो डीएनए का रिपेयरमेंट का ज़रूरत क्या है भाई। तो डीएनए का रिपेयरमेंट का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर आज की डेट में आप देखो कि तरह तरह के रेडिएशंस के बीच में है। तरह तरह के पेस्टिसाइड्स हम लोग खा रहे हैं। हमारा तरह तरह के ब्लूटूथ का रेडिएशन है, इंफ्रारेड का रेडिएशन है, तरह तरह के पॉल्यूशन है। इन सब के वजह से हमारा जो डीएनए है वो क्रम्बल होता रहता है, वो प्रॉब्लम में आता रहता है। और डीएनए जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है। उसको रिपेयरमेंट चाहिए, उसको बराबर रिपेयरमेंट चाहिए। और फास्टिंग के थ्रू जब ये FOXO3 जीन एक्टिवेट होता है, ये जीन बेसिकली इस डीएनए के रिपेयरमेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये इट अनलॉक्स मेनी अदर जीन्स विद इन योर बॉडी, ओके। जिनका के काम क्या है, जिनका के काम क्या है, डीएनए का रिपेयरमेंट का काम है। आपको आपका जो कोई यदि न्यूरल डिसऑर्डर है मान लीजिए, जैसे या फिर अल्जाइमर का डिजीज़ है मान लीजिए। यदि अल्जाइमर का भी डिजीज़ है तो चूँकि ये नए ब्रेन सेल्स भी बनाने में हेल्प करता है, ये नए जीन्स आपको नए तरह के प्रोटीन का स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने के लिए यूज्ड अप होते हैं। ये सारे जीन्स जो है एक्टिवेट तभी होते हैं जब आपका FOXO3 एक्टिवेट होता है। और ये FOXO3 कब एक्टिवेट होता है, जब आप फास्टिंग करते हो, ठीक है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि केवल एक फास्ट कितने तरह के आपको सस्टेन्ड बेनिफिट्स देता है। बोन मैरो से स्टेम सेल्स, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन यदि आप खरीदने के लिए जाओ, इट विल कॉस्ट यू अगेन लैक्स। ग्रोथ हार्मोन विल कॉस्ट यू लैक्स। मैं ग्रोथ हार्मोन कहने का मतलब ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि चलो बूस्ट पी लो और ग्रोथ हार्मोन अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रोथ हार्मोन की जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको यदि फ्री फंड में ग्रोथ हार्मोन चाहिए, डू वन फास्ट। एक फास्ट कीजिए, 1 दिन का फास्ट कीजिए, 2 दिन का फास्ट कीजिए, यू विल गेट योर ग्रोथ हार्मोन्स। और ये ग्रोथ हार्मोन्स आपको बहुत बेनिफिट करते हैं आपके शरीर के मसल्स को बनाने के लिए, आपके सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेनिशमेंट के लिए, और आपके सेल्स को और रिजुवेनेट करने के लिए, उसके जो रिडंडेंट पार्ट है उसको हटाने के लिए सारे बेनिफिट्स हैं आपको फास्टिंग के थ्रू। आपका डायबिटीज़, आपका बीपी, आपका PCOD का प्रॉब्लम, यदि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, ये जितने भी हार्मोनल या लाइफस्टाइल डिजीज़ की आप बात करते हो, कैंसर हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, ये जितने भी ओबेसिटी हो, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक होने के लिए जो मेडिकल साइंस जो कहता है, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, केवल 2 चीज़, फास्टिंग, हर हफ्ते 1 या 2 दिन का फास्टिंग, दूसरा 10 मिनट्स अंडर द सन। क्योंकि जब आप विटामिन डी लेते हो, अगेन साइंस हैव प्रूव्ड इट कि विटामिन डी जो है it has more than 300 reactions to your genetic behavior, to your genetic expressions, तो which unlocks your genetic expressions। तो आप समझो कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो विटामिन डी यानी कि 10 या 15 मिनट्स ऑफ सन बाथ,
सन बाथ आप करो 10-15 मिनट का, और दूसरा फास्टिंग करो 2 दिन का या 1 दिन का, जैसे आपको समझ में आए, या इंटरमिटेंट फास्टिंग करो जिसमें कि आप विदिन 6 आवर्स, जैसे 24 आवर्स के टाइम में ही विदिन 6 आवर्स 2 मील्स एंड देन रेस्ट ऑफ द डे नथिंग, वो भी आप कर सकते हो। या वंस अ डे काफ़ी मील का प्रोग्राम रख सकते हो। तो फास्टिंग का जो थ्योरी है और इसके पीछे जो इतना सारा साइंस है, ठीक है, ये साइंस आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। ये साइंस आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर या सो कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री विल नॉट टेल यू, इट विल नॉट, दे विल नॉट। क्यों? क्योंकि आप फास्टिंग से किसी को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक हो जाएगा या डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा या थायराइड का प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो ठीक हो जाते हैं, जैसे अल्जाइमर का डिजीज़ है, नए ब्रेन सेल्स बनते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कम होता है ना, कार्डियोवास्कुलर यानी कि आपका हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह के जो चांसेस है वो 80% कम हो जाते हैं। इन सब बातों को यदि कोई फास्टिंग के थ्रू क्योर करने लगे तो फिर डॉक्टर्स बेचारे कहाँ जाएंगे, है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल इंडस्ट्री इज टेलिंग अस, जो भी मेडिकल इंडस्ट्री बता रही है और जो मेडिकल साइंस बता रहा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिसेस दे ऑल्सो टॉक अबाउट मेडिकल साइंस बट इन अ वे विच विल बेनिफिट देम, in a way which will benefit them. They will never talk about certain other things. जैसे अभी मैं आपको समझाने या आपको बताने की कोशिश कर रहा था इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन को कैसे कंट्रोल किया। तो इंसुलिन का बूस्टर्स लगाया और जिससे कि इंसुलिन लेवल बढ़ गया, और उस तरह से उन्होंने इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हुए आपके शरीर में रखा, ताकि आपका शुगर का लेवल एक लेवल से बढ़ ना पाए, ठीक है। क्योंकि यूज्ड अप शुगर्स होना चाहिए, यदि नॉन यूज्ड अप शुगर्स हैं तो ये ब्लड में आपको दिखने लगेगा, तो आपको डायबिटिक बोल दिया जाएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने बोला। लेकिन यदि आपको इस यानी कि ये इंसुलिन है और ये शुगर का लेवल है, मान लीजिए ये शुगर का लेवल है, ठीक है, ये इंसुलिन है। यदि आपको इसको ऊपर बढ़ाने की जगह पे यदि इसको हम नीचे कर दें तो बात तो बराबर है। इसको नीचे करने के लिए आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं लगना है, यानी कि इसको नीचे करने के लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स विल नॉट सजेस्ट यू कि एक काम कर तो खाना कम कर दे, है कि नहीं है। ये लेवल आपका शुगर का है और ये लेवल आपका इंसुलिन का है, तो वो क्या करेंगे, दवा ऐसे देंगे कि ये ऊपर हो जाए, या ये जो पार्ट है, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है, ये पार्ट कहीं शरीर के और बॉडी से कहीं से निकल जाए, ठीक है। तो उसको देने की जगह पे यदि हम लोग इसी को कम कर देते हैं, यानी कि खाना कम कर देते हैं, तो बात बराबर हो गई ना। जितना इंसुलिन हमारे शरीर में बन रहा है और जितना हम लोग खाना खा रहे हैं, दोनों बराबर है। तो आपको डायबिटीज़ 2 यानी कि डायबिटीज़ टाइप 2 बनने की ज़रूरत नहीं है फिर, ना ही हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, या ना ही हमें बीपी का प्रॉब्लम होगा, या ना ही हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं है। लेकिन उसमें उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यदि आप खाना नहीं खाते हैं और जिसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल जितना है उतना, मतलब जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो और ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। इससे ना उनको फ़ायदा है, ना इंडस्ट्री को फ़ायदा है, किसी को भी फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वो भी मेडिकल साइंस की बात करते हैं, प्रैक्टिशनर्स लोग मेडिकल साइंस की बात करेंगे और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वाई ऑल दिस मेडिसिन आर रिक्वायर्ड। बट बिलीव मी और नॉट, बट यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो इसके ऊपर, तो यू विल गेट टू नो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप यदि खाना कम कर देते हो तो यू डोंट नीड टू ईट एनी मेडिसिन। आपको बस करना क्या है, 1 दिन या 2 दिन का फास्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो दैट्स ऑल अबाउट मेडिकल साइंस वर्सेस मेडिकल इंडस्ट्री। आप हमें बता सकते हैं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं या मेडिकल साइंस को सपोर्ट करते हैं। यदि आप मेडिकल साइंस को सपोर्ट करते हैं तो आपको मेरी बातों में आपको मेडिकल साइंस के थ्रू जो भी मैंने रिसर्च वगैरह किया है उसके ऊपर आप कौन सा बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा है
या आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप, तो वो भी बता सकते हैं क्यों करते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, और ऐसा लॉजिक होना चाहिए जो कि मुझे भी नहीं पता, ताकि मैं भी समझ सकूँ, मैं भी अंडरस्टैंड कर सकूँ। हो सकता है, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको ऐसे पढ़ाया नहीं गया है। यदि आप बीमार हैं तो वो आएँगे, वो आपको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन वगैरह देंगे। दैट्स व्हाट दे हैव बीन स्टडीइंग ऑल अलोंग, राइट? वो न्यूट्रिशंस या डाइट, इन सब के बारे में उनको नहीं पढ़ाया जाता है। उनको मेडिसिन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको सिम्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि भाई सिम्टम्स देखो, इस सिम्टम्स के आधार पे ये मेडिसिन देखो। दैट्स इट। ये उनका पढ़ाई है। पूरे 5 साल 7 साल का पढ़ाई जो होता है, ये उनकी पढ़ाई होती है। उनको ये पढ़ाया नहीं जाता है कि भाई इसके कॉज क्या है, चलो उसके कॉज को अटैक करते हैं। जैसे अभी मैंने डायबिटीज़ या बीपी की प्रॉब्लम को बताया, मैंने बोला कि भाई सारा का की कहीं से खुलता है कि ये इंसुलिन है। तो इंसुलिन लेवल को यदि हमको कम करना है तो हमको खाना कम करना होगा, या हमें फास्टिंग करनी होगी, या हमें एक तरह का डाइट फॉलो करना पड़ेगा जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और फाइबर्स हम लोग खा रहे हैं। तो ये चीज़ डॉक्टर्स नहीं बताएंगे। इंडस्ट्री, इट विल नॉट सपोर्ट टू इंडस्ट्री। जिस बेसिस पर कमा रही है, जो अरबों खरबों डॉलर का जो पूरा ये सरमाया है, फिर वो बंद हो जाएगा, है ना? तो इसलिए वो लोग कभी उस तरह के रिसर्च को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना ही उस तरह के साइंस को सपोर्ट करेंगे। मैं इसी के साथ अपना संवाद यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपना यह संवाद ख़त्म करता हूँ। बताइए मुझे आपको कैसा लगा ये वीडियो। यदि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि ये सारी बीमारियाँ, जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं, बीपी की या फिर डायबिटीज़ की या कोलेस्ट्रॉल का या फिर किसी भी तरह का हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ दे आर ऑल क्योरेबल। सारे के सारे क्योर हो सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं। खाना कम करना है, डाइट्स चेंज करने हैं, है ना? बस केवल इनके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, यू विल गेट टू नो। आपको पता चलने लगेगा कि भाई क्या एग्जैक्टली खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, और बताइए यदि आपको कुछ चाहिए। मेरे तरफ से जितना रिसर्च हो सके, मेरे तरफ से जितना हेल्प हो सके, मैं करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। शब्बा खैर।